जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। अर्थात जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती वहाँ कवि की कल्पनाएं पहुँच जाती है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 की पुस्तक आहारों में कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने और बात सीधी थी पर में कविता के बहाने कविता की व्याख्या करेंगे। यह कविता उनकी इन दिनों काव्य संग्रह में संकलित है। काव्य संग्रह क्या होता है कि बहुत सारी कविताओं को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसको काव्य संग्रह कहा जाता है। कुंवर नारायण विचारों के पक्षधर और वैज्ञानिक नजरिए के व्यक्ति थे। उनकी यह कविता एक उद्देश्यपूर्ण कविता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली और मशीनीकरण ने लोगों की भावनाओं को सीमित कर दिया है। कविताएं लिखी जाती है भावनाओं से। तो प्रश्न हमारे सामने यह उठता है कि ऐसे समय में क्या कविताओं का अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि क्या कविताएं लिखी जाती रहेगी, क्या कविताएं पढ़ी जाती रहेगी। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने कविता के बहाने, कविता के माध्यम से कविता की शक्ति, कविता की पहुंच, कविता की ऊर्जा जो लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देती है, लोगों को आनंद देती है, का वर्णन चिड़िया, बच्चे और फूल के माध्यम से बताया है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि पहली पंक्ति में कहते हैं कि कविता अपनी कल्पनाओं से उड़ान भरती है, कविता उड़ती है चिड़िया के बहाने, बहाने की तरह, कि चिड़िया की तरह। चिड़िया भी उड़ान भरती है और कविताएं भी उड़ान भरती है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कि कविता कहाँ तक अपनी कल्पनाओं से उड़ान भर सकती है, कविताओं की पहुंच कहाँ तक होती है, उसकी समझ क्या चिड़िया को हो सकती है। क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित दायरे में होती है। वो कहाँ तक उड़ेगी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ सकती है, आसमान में कुछ हद तक उड़ सकती है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक उड़ सकती है। लेकिन जो कविता की उड़ान है, उसकी कल्पनाओं की जो उड़ान है, वो तो असीमित है। उसकी तो पहुंच का कोई ठिकाना ही नहीं, अंदाजा ही नहीं कहाँ तक पहुंच सकती है। तो फिर चिड़िया क्या इस बात को समझ सकती है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, चिड़िया कहाँ उड़ती है। कवि कहते हैं कि चिड़िया एक घर से दूसरे घर तक उड़ सकती है, घर के बाहर जा सकती है, घर के अंदर उड़ सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। माने होते हैं मायने, अर्थ, मीनिंग, मतलब कि जो कविता के पंख, पंख में प्रतीक है कल्पनाओं का, कि कवियों की कल्पनाओं के जो पंख होते हैं वो कहाँ तक उड़ सकते हैं। उसकी उड़ान का मतलब, उसके उड़ान की शक्ति चिड़िया को क्या समझ में आएगी। क्योंकि चिड़िया बाहर, किसके बाहर, समाज का बाह्य दर्शन कवि की कल्पनाएं करवाती है। भीतर व्यक्ति के, मानव के आंतरिक भावनाओं तक कवि की कल्पनाएं पहुंच जाती है, उनका दर्शन कविता करवा सकती है। इस घर से कवि का कहने का क्या मतलब है कि इस सारे संसार के अंदर कविता उड़ान भर सकती है, इस सारे संसार तक कविता की कल्पनाएं पहुंच सकती है। उस घर यानी कि जिस घर को हमने देखा नहीं, परलोक, जहां तक हमने कभी जिसके बारे में सोचा नहीं, महसूस नहीं किया, देख नहीं रखा, वहां तक कवि की कल्पनाएं पहुंच सकती है। और इतनी ऊंची उड़ान जो असीमित है, भला क्या चिड़िया जान सकती है, नहीं जान सकती। कवि के कहने का मतलब है कि कविताओं की कल्पनाएं असीमित है। कवि की कल्पनाओं की जो उड़ान होती है
उसकी शक्ति को हम नहीं पहचान सकते। उसमें अपार शक्ति होती है, वो कहीं भी पहुंच सकती है। काव्य सौंदर्य देखें, खड़ी बोली का प्रयोग कवि ने किया है। जो पाठ्य पुस्तकों के अंदर जो भाषा होती है, हिंदी का जो रूप होता है, वही हमारी खड़ी बोली कहलाती है। तद्भव शब्दों का प्रयोग है। शब्द स्रोत के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देसी और विदेशी। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं। हिंदी भाषा हमारी संस्कृत से निकल के आई है, और जो संस्कृत वाले शब्द हमने हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए, वो तत्सम शब्द कहलाए। और जो संस्कृत के शब्द कुछ बदलाव के साथ हमने हिंदी में प्रयोग किए, वो हमारे हो गए तद्भव शब्द। जैसे घर शब्द है हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि गृह ये हमारा तत्सम शब्द है। इसको हम थोड़ा सा बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग कर दिया, थोड़े से बदलाव के साथ, तो यह हमारा तद्भव शब्द हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति। शब्द शक्तियां 3 प्रकार की मानी गई हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहां कवि ने जो कुछ लिखा है उसका वही अर्थ है। जो शब्द लिखे हुए हैं वो वही अर्थ देते हैं हमें, वहां अभिधा शब्द शक्ति, यानी कि आसानी से हम समझ लेते हैं उसका अर्थ। लक्षणा शब्द शक्ति कहाँ होती है? जहां कवि ने जो शब्द लिखे हैं वो शब्द एक और अर्थ अंदर ग्रहण करके रखते हैं, उसके अंदर और अर्थ छिपा रहता है। व्यंजना शब्द शक्ति कहाँ होती है? जिनके कई अर्थ निकलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यात्मकता होती है कि अगर कवि ने लिखा है, उसका कवि के लिखने का मतलब कुछ और है, मैं उसका अर्थ कुछ और निकाल रही हूँ, पाठक उसका अर्थ कुछ और निकाल रहे हैं, इस तरह से अलग अलग अर्थ हम निकालते हैं, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इसके अंदर लक्षणा शब्द शक्ति है। कैसे कि पंख से कविता के पंख लगाने की बात नहीं है, कवि की बात है कविताओं की कल्पनाओं की। यहां कविता के उड़ान घर और दूसरे घर से नहीं है, बाहर और भीतर से नहीं है। बाहर और भीतर शब्द के अंदर कवि क्या कहना चाहता है कि बाह्य समाज तक कवि की कल्पनाएं पहुंचती है, मनुष्य के आंतरिक भावनाओं तक कवि की कल्पनाएं पहुंच जाती है, यानी कि अर्थ और समेटे हुए है अपने अंदर। तो यहां लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने बड़ा सुंदर किया है। शांत रस, हिंदी साहित्य के अंदर 9 रस माने गए हैं, 2 और रसों को भी समाहित कर लिया गया है, मिला लिया गया है, तो 11 रस हो जाते हैं। वात्सल्य और भक्ति रस है, इन 2 रसों को और मिला करके रसों की संख्या है वो 11 हो जाती है। रस के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। शांत रस कहाँ होता है? जहां हमारा स्थायी भाव होता है निर्वेद, वैराग्य, कि ऐसी कविताएं पढ़ने के बाद हमारे अंदर द्वेष की भावना ना रहे, हमें शांति मिले, वहां हमारा शांत रस होता है। प्रसाद गुण, गुण भी 3 प्रकार के होते हैं: ओज, माधुर्य और प्रसाद। प्रसाद गुण कहाँ होता है? जहां स्वच्छता हो, निर्मलता हो। प्रसाद गुण सभी रसों में समाहित होता है, सभी रसों के अंदर पाया जाता है। ऐसी कविता जो सरल सहज हो, उज्जवल पवित्र, यानी कि ऐसी कविताएं जो बिना संकोच के सबके साथ पढ़ी जाए, वहां प्रसाद गुण होता है। मुक्त छंद, ना वर्णों की गिनती हो रही है, ना मात्राओं की गिनती हो रही है, ना यति गति यहां पर है, तो मुक्त छंद रचना है। तुकों का प्रयोग लेखक ने सराहनीय किया है। तुक मिल रहे हैं, बहाने, जाने, माने, भाषा प्रभावशाली जरूर बनी है, लेकिन मुक्त छंद का प्रयोग है। प्रतीकात्मकता है पंख के अंदर। प्रश्नात्मक शैली, कवि के लिखने का तरीका है वो प्रश्न करके है कि क्या
कविता के पंख लगा उड़ने के माने, क्या चिड़िया क्या जाने की प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। सरल सहज भाषा, अलंकार, बाहर भीतर, इस घर उस घर, रे की आवर्ती, जहां वर्णों की आवर्ती बार बार होती है, अनुप्रास अलंकार। कविता एक उड़ान है, कविता को मानवीय क्रियाओं का आरोप है, मानवीकरण अलंकार हुआ है। और प्रश्नात्मक शैली यानी कि प्रश्न अलंकार आया है। आगे वाला पद देखें। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। दूसरे पद में कवि ने कविता की तुलना फूलों से की है कि फूल भी खिलते हैं और कविताएं भी खिलती है। फूल भी अपना रूप लेता है और कविताएं भी अपना स्वरूप लेती है। खिलना किसका प्रतीक होता है? खुशियों का, कि फूल खिलकर लोगों को खुशियां देते हैं, महक देते हैं, आनंद देते हैं, और कविताएं अपना रूप लेकर लोगों को आनंद देती है। तो कविताएं भी खिलती है फूल के बहाने, यानी कि फूल की तरह। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, कि फूल खिलते हैं, उसकी एक अवधि होती है, समय होता है। एक दिन के लिए खिले, 2 दिन के लिए खिले, बाद में मुरझा जाते हैं। मुरझाने के बाद फूल का स्वरूप भी नष्ट हो जाता है, उसकी महक भी समाप्त हो जाती है, फिर खुशबू नहीं आती उसमें से, और ना ही वो सुंदर लगता है। 1-2 दिन के लिए इतना सुंदर लगता है, इतनी खुशबू देता है। और जो कविता एक बार लिखी जाए फिर वह सदियों सदियों के लिए लोगों को आनंद देती रहती है, हमेशा के लिए वह लिखी हुई रहती है, कभी भी उसको पढ़ा जा सकता है। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कि फूल खिलता है एक घर से दूसरे घर तक, यहां वहां, बाहर भीतर, बगीचे से बाहर, बगीचे से बाहर, 1 दिन 2 दिन अपनी खुशबू दे सकता है, लोगों को खुश कर सकता है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना मुरझाए, कौन? कविता। कि कविता बिना मुरझाए हुए, उसका स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता, अपना स्वरूप धारण किए हुए महकने, लोगों को आनंद देती रहती है। और उसकी इतनी जो शक्ति है, वो उसका जो सामर्थ्य है, वो उसका अर्थ क्या फूल समझ सकता है? बिना मुरझाए महकता रहता है, लोगों को खुशबू देती रहती है कविता। बाहर भीतर, व्यक्ति की बाह्य जीवन को, आंतरिक भावनाओं को, इस घर उस घर, यानी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल में हमेशा के लिए कविता खिलती रहती है, हमेशा के लिए लोगों को सुख आनंद प्रदान करती रहती है। तीनों पदों का काव्य सौंदर्य बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। फूलों के बहाने, फूलों की तरह, उपमा अलंकार है। बाहर भीतर, घर उस घर में, अनुप्रास अलंकार, प्रश्न अलंकार, और कविता एक खिलना यानी कि मानवीकरण हुआ है, मानवीकरण अलंकार। तीसरा पद देखें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेल से की है। खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों के खेल की तरह, कि जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, कविता भी शब्दों का एक खेल ही है। बच्चों के खेल में कोई समय सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। उसी प्रकार कविता के अंदर भी, कविता के शब्दों का, कविता की भाषा के अंदर कोई बंधन नहीं होता। जब कवि कविता लिखता है तो बंधन मुक्त होकर कविता लिखता है। उसी प्रकार बच्चे भी किसी बंधन को नहीं मानते। बच्चों की कल्पनाएं उच्च कोटि की होती है, कहीं भी वो अपनी कल्पनाओं में पहुंच जाते हैं।
और उसी प्रकार कविता भी अपनी कल्पनाओं से लिखी जाती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि कहते हैं कि जब बच्चे खेलते हैं तो एक घर से दूसरे घर चले जाते हैं, बाहर खेलते हैं, भीतर खेलते हैं, और सब घर एक कर देने के मतलब जब वो खेल खेलते हैं तो सब घर उनके लिए समान हो जाते हैं। इन पंक्तियों में कवि का कहने का क्या तात्पर्य है कि बच्चे बिल्कुल साफ मन के होते हैं, उनके अंदर कोई द्वेष भावना नहीं होती। जब वो खेल खेलते हैं बाहर भीतर यानी कि ऊंचा बड़ा उनको कुछ नहीं मानते। वो अमीर यह घर वह घर, अमीर गरीब, निम्न जाति बड़ी जाति, अपना पराया कुछ नहीं समझते, सिर्फ खेल की भावना से वो खेल खेलते हैं। बिल्कुल साफ मन से खेल खेलते हैं, कोई द्वेष भावना बच्चों के अंदर नहीं होती। और वही बात कवि के अंदर होती है। जब कवि अपनी कविता लिखता है तो बिल्कुल भेदभाव से मुक्त होकर कविता लिखता है। और बच्चों का खेल और बच्चों की कल्पनाएं सिर्फ बच्चा ही समझ सकता है, वहां तक तो कवि कहते हैं कि कवि की कल्पनाएं भी नहीं पहुंच सकती। काव्य सौंदर्य देखें, मैंने कहा था पहले भी कि तीनों पदों का काव्य सौंदर्य सेम ही रहेगा। खड़ी बोली, तद्भव शब्द, लक्षणा शब्द शक्ति, शांत रस, प्रसाद गुण। प्रश्नात्मक शैली इसके अंदर नहीं है। लास्ट वाला पद है, इसके अंदर प्रश्नात्मक शैली और प्रश्नाल अलंकार इसके अंदर नहीं है। सरल सहज भाषा है। बाहर भीतर यह घर वह घर में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों के बहाने में उपमा अलंकार है। कविता एक खेल में मानवीकरण अलंकार आया है, क्योंकि खेल तो मानव खेलते हैं, यहाँ कविता को मानव की क्रियाओं का आरोप है तो मानवीकरण अलंकार है। आशा है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। घर रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।